हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब भी एग्जाम्स में हम होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहे हैं, या ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बेसिकली कभी कभी तो इस बारे में भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर क्या है इसमें। हमारे पास आंसर खुद हमारा निकल के आ गया कॉपी में, लेकिन चार ऑप्शंस में ही हम नहीं समझ पा रहे कि हमें लगाना क्या है। कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत भी लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें आज हम लोग करने वाले हैं, ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें जो चीज आप हमेशा गलत करते चले आ रहे हैं। हमेशा क्वेश्चंस में जो ये पढ़ने की दिक्कत, किस तरह से कॉन्सेप्ट को पहचानना है, इन चीजों में जो दिक्कत आती है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि उस क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। ठीक है, कि रीड अच्छे से करने का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं। तो कुछ जो स्टेप्स उसको मैं लाइन बाय लाइन लिखता चला जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चन। ठीक है, रीड द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने एक तरह से पढ़ लिया, वो तो सभी करते हैं, ठीक है। लेकिन इफेक्टिवली रीड करने का मतलब क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ना ही सिर्फ आप उस क्वेश्चन को एक बार में पढ़ते हुए चले, बल्कि उस क्वेश्चन को साथ ही साथ ग्रैब भी करते हुए चले, उस क्वेश्चन को साथ ही साथ ग्रहण भी करने की कोशिश करें कि हमने अगर इस क्वेश्चन से एक लाइन ये पढ़ी है तो उस क्वेश्चन की वो लाइन हमें दोबारा ना पढ़नी पड़े। आकर हम ये कोशिश करते हुए चले। लाइक हमारे पास अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज दैट कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन की सपोज दैट पढ़ रहे हैं कि बॉल इज स्लाइडिंग फ्रॉम एनीथिंग, आप मान सकते हो, मान कहीं से भी आप बॉल स्लाइड कर रही कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ना है कि सपोज दैट इट्स मोमेंटम, सॉरी, इट्स वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, और इट्स पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, सॉरी, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज सपोज दैट 3 सेंटीमीटर। सो इस तरह से अगर आपको एक लाइन पूरी पढ़ ली है आपने, ठीक है, तो उस क्वेश्चन की उस पर्टिकुलर लाइन से आपको सारा का सारा जो भी उसमें डाटा दिया गया है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डाटा के साथ में उसकी जो भी लैंग्वेज बोली गई वो आपको एक्सट्रैक्ट करनी, तभी उस क्वेश्चन को आप, अब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 3-4 बार पढ़ रहे हो तब आपके समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ आने का तरीका ये है कि आप जो भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हो उनको ब्रेक करते हुए चलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लो आपको दिया गया है कि अ मैन इज मूविंग with speed 4 meter per second, ठीक है, in the direction towards north, then he takes a turn to the south and moves to 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर मतलब तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने बोला है कि अच्छा, एक मैन ने क्या किया है कि इतना चला है इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद उसने एक टर्न लिया है, फिर उसके बाद उस डायरेक्शन में वो इतना पर्टिकुलर चला। तो आपने पहली बार जब ये लाइन पढ़ी तो उस पहली बार पढ़ने के साथ में ही आपको उसका मतलब जो है वो अपने दिमाग में फीड होना चाहिए, बिल्कुल एकदम समझ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। मतलब इस क्वेश्चन की मतलब, अभी करने से मतलब इस क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, हमें वो समझ आना चाहिए, और उसमें क्या क्या डेटा दिया गया उसका एक थोड़ा सा आइडिया हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या चीजें दी गई हैं, यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, ये चीजें हमें आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन को इतना पढ़ लिया। अब उसके बाद फिर अगली लाइन पर गए। अगर लाइन लंबी है तो उसको आप पार्ट्स में बांट लें। ठीक है, इतना पढ़े, फिर इतना पढ़े, फिर इतना पढ़े। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जब आप पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे लाइंस को, तो आपको आसानी से वो चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं मतलब छोटे बच्चों को 2 पढ़ा रहा था। ठीक है, मेरी बहन पढ़ाती है तो उनको उस दिन मैं पढ़ाने थोड़ा बैठ के मैंने कहा देखता हूँ किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, छोटे से बच्चे थे, ठीक है, 2nd 3rd क्लास इस तरह के थे। तो उनको मैथ्स के मैं प्रॉब्लम करा रहा था, तो उसमें कुछ एडिशन के प्रॉब्लम्स थे। तो उसमें क्या था कि बच्चों को, अब मैंने उनसे पूछा कि आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करी है स्कूल में? बोले हाँ करिए। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा फिर चलो सॉल्व करके बताओ। उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने बोला कि अब इसका मतलब बताओ इस सवाल का, तो उनको मतलब नहीं पता है। इस तरह से कुछ था कि मतलब राम बॉट 4 एप्पल्स फ्रॉम दिस एंड 3 बनानास फ्रॉम हियर, हाउ मेनी एप्पल्स और बनानास, हाउ मेनी फ्रूट्स ही हैव बॉट।
सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो उसको ये पता है कि अच्छा एडिशन का सवाल है तो यहाँ पे 4 मेरे को लेना है या 3 लेना है, जोड़ देना है, इतना आप उसको सिखाया गया, लेकिन उसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं सिखाई गई। अब सपोज दैट 4 क्वेश्चन उसको दे दिए जाए, एक एडिशन का हो, एक मल्टीप्लिकेशन का हो, एक डिवीजन का हो और एक सब्ट्रैक्शन का हो। अब वो बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है, किस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है, किस में हमें डिवाइड करना है, किस में हमें जोड़ना घटाना, ये चीजें उसको नहीं समझ आएंगी। क्यों? कि उसको क्वेश्चन की रीडिंग, उसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है। फिर मैंने बोला कि बेटा ऐसे अगर आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आगे समझ आएंगे, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो आपसे नहीं होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इफेक्टिवली रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या। रीड करने के आप कई तरीके देख सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है, आप सॉल्व करने के साथ साथ उनको ध्यान से पढ़ो भी। रीड द क्वेश्चंस का मतलब आप इसको एक्सरसाइज कैसे करोगे, इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप बुक्स रीड करो, ठीक है, इसके साथ में आप क्वेश्चंस को रीड कर, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को रीड करते हुए चलो और समझने की कोशिश करो, एंड क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है, बुक्स और क्वेश्चंस को आप रीड करो ज्यादा से ज्यादा, ट्राई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ने का समझने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया, जो भी क्वेश्चन में चीजें दी गई वो समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में अच्छा इस तरह से पूछा गया है, ये हमें पता जाना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चन को समझा, ठीक है। उसी एक ही बार पढ़ने में हमें पढ़ने के साथ साथ समझ आना चाहिए, ठीक है। रीडिंग के साथ में अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ रीड किया है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। आपको रीडिंग के साथ ही पैरेलली अंडरस्टैंड भी करना है एक ही बार में, तभी। अब ये नहीं कि बहुत तेज आप पढ़ दें, ये नहीं है। आपको इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपको इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक ही बार में, बट धीरे धीरे भी आप चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चंस को समझें, तभी आप अपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है उनको बढ़ा पाओगे, ठीक है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने समझा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अब हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को निकालना है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, आपको क्वेश्चन इतना पता चल गया कि किस चीज का है। मान लो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, आपको इतना पता चल गया क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से। अब क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, अब किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, मतलब किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, ये भी तो मैं दिमाग लगाना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर आपका सिस्टम का या किस पर्टिकुलर आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो वहां से हमें धीरे धीरे एक छोटे छोटे स्टेप्स में आइडिया लेना है, टेक स्मॉल स्टेप्स, और लाइक हमें पता चल गया क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें दूसरा क्या देखना है, अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स में कहां से, पार्टिकल इन अ बॉक्स, 1D बॉक्स, ठीक है, 1D बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, चलो 1D बॉक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक हम आगे एक एक स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप सोच रहे होगे इतना धीरे धीरे समझेंगे क्या, नहीं, मैं आपको बारीकी समझा रहा हूं कि एक्चुअल में आपका माइंड किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए। बाकी ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको दिमाग में आएंगी ये चीजें। अगर आप एक बार प्रोसेस करना सीख गए तो ये चीजें बहुत बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएंगी कि अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स है, 1D बॉक्स का प्रॉब्लम है, 1D बॉक्स में क्या निकालना है, हमको एनर्जी निकालनी है, 1D बॉक्स में हमको एनर्जी निकालनी है। अब हम एक एक स्टेप चले, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, 1D बॉक्स से दिया गया था, हमको एनर्जी निकालनी थी। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमको यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने वाला सवाल है। अब एनर्जी फाइंड करने वाला सवाल है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें इतना पता चल गया कि एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमें देखना है कि इसमें फॉर्मूलेज क्या लगेंगे बेसिकली, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ गया तो अब क्या फॉर्मूले लगेंगे, फाइंड द बेस्ट वे, मीन्स फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आपने बहुत तरीकों से उस सवाल को, हो सकता है आपने अलग अलग जगह से पढ़ा हो, आपने अलग अलग तरीकों से पढ़ा हो, तो आपको क्या क्या करना है, उनमें से जो आपने तरीका पढ़ा था, जो भी मैं आपको याद है, जो भी आपको पता है, तो आप उसमें से बेस्ट मेथड क्या है, जो भी आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है। मान लो हमने बोल दिया कि एनर्जी से, क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स है, एनर्जी वाला प्रॉब्लम है, तो अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स, 1D बॉक्स,
एनर्जी फॉर्मूला क्या था बनने में, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। जैसे ही आपके दिमाग में फॉर्मूला टिक किया, तुरंत आप क्या करोगे, उस सवाल को बहुत आसानी से टैकल कर दोगे। तुरंत आपके दिमाग में जैसे ही फॉर्मूला आ गया, या फॉर्मूले के साथ में आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं। आपसे बोला सकता है कि सपोज दैट इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल था, ठीक है, आपको एक 1D बॉक्स का प्रॉब्लम दिया गया था, उसमें आपको वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मान लो आपको वेव फंक्शन दिया गया है, साइड लिख देता हूं मैं, आपको वेव फंक्शन दिया गया है, वहां से नॉर्मलाइजेशन करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है, उसमें आपको ए की वैल्यू पता चलेगी, फिर आपको क्या करना है, वहां पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी। तो अब आपको उसमें देखो, उसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, वो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। फिर उसके बाद अलग अलग एनर्जीज निकालनी है, वो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मान लो बोला गया है कि फाइंड द वेव फंक्शन एट टाइम टी, तो वो भी आपको, मतलब ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए उसमें। तो हर कॉन्सेप्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, और हर कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपको अब आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आपने कितने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी है। मैं सवाल सॉल्व करना बता रहा हूं, मैं यहां पे सिखा नहीं रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। मैंने इतने सारे लेक्चर्स किस लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, ताकि आप समझ सको कि किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बड़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर के चेक करो एक बार, मजा आएगी, ठीक है। जाओ चैनल विजिट करो, थोड़ा घूमो फिरो, मजा आएगी, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के बाद, ठीक, चलो हमने क्या किया, फॉर्मूला पे पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब क्या होता है, नंबर अगला, कैलकुलेशन। भाई अब आपको अगर आप जैम के एस्पायरेंट हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जैम के एस्पायरेंट या नेट वगैरह के एस्पायरेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको चलाना आना चाहिए, इसके अलग वीडियोस मैंने बनाई हुई थी लास्ट ईयर, इस साल भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह से। तो आपको कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखनी कि अच्छा मैं किस तरह से एक स्टेप्स में कैलकुलेशन को करूं, ताकि हमारे आंसर जो है इफेक्टिवली आ सकें। क्या यहां तक बातें क्लियर है कि मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसी के साथ में रीडिंग के पैरेलली हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंट डिफरेंट में जो लाइंस हैं उनको ब्रेक करते हुए चलना है। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। लाइक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल है, या समझ लो क्लासिकल मैकेनिक्स का सवाल है, अच्छा सेंटर ऑफ मास से सवाल है, अच्छा ओके, 2 ब्लॉक्स जो हैं वो एक तरफ आ रहे हैं, अब बताओ उसमें वेलोसिटी वाला सवाल है कि बताओ कि उसमें जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो हमें पता चला क्लासिकल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, ब्लॉक्स मूविंग, वेलोसिटी वाला सवाल। अब मैं जो भी वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, जो भी वेलोसिटी से रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ है, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तुरंत हमारे दिमाग में सारी की सारी चीजें जो है अपने आप दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर आपने क्वेश्चन की वो सॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले से, तो तुरंत दिमाग प्रोसेस करेगा। आपको अगर अच्छे से रिमेंबर है तो आप तुरंत उसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये कुछ मेथड्स थे, हमने एक बार कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया, तुरंत हमने फॉर्मूला लगाया, तुरंत हमने कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से करी। अगर आप कोई इस तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन करो जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ उसमें नहीं गिवन होता है, तो वहाँ पे आपको हाथ से भी फास्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वहाँ आपकी उसकी बातें अलग करेंगे, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट नहीं है वो। तो आई होप यहाँ तक की बातें आज क्लियर हो गई होंगी। मैंने कुछ जो भी आपको बता सकता था अच्छे स्टेप्स, जहाँ जिससे हम लोग क्वेश्चन को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएं। अब जो मैं कुछ प्रैक्टिस वीडियोस बनाऊंगा, उन प्रैक्टिस वीडियोस में क्या होगा कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, कि मैं खुद आपको क्वेश्चन को ब्रेक करा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी बातें हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो चिंता न को, ठीक है, सब कुछ होगा ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक कोई और भी अगर आपका टॉपिक हो, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि दिक्कत आ रही हो, कि इस तरह की टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बेफिक्र होकर लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूर्ति करी जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।